अब की बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पिछले 80 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर पहुंचेंगे तो क्या होगा? आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। तो हम कहां थे? जब प्रधानमंत्री लाल किले पर पहुंचेंगे तो सीधे झंडारोहण और जनगण मन इस बार नहीं होगा, बल्कि सबसे पहले हवा में गूंजेगा वंदे मातरम। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई, ये अचानक परंपरा कैसे बदल गई? तो जनाब, इसकी वजह बहुत खास है। ये साल 2026 हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का ऐतिहासिक साल है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब इसे लिखा था, तब इस एक गीत ने पूरे देश को आजादी के जुनून से भर दिया था। उसी ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने के लिए इस बार नया प्रोटोकॉल बनाया गया है, जो अब लागू रहेगा। पहले वंदे मातरम के सभी छंद गाए जाएंगे, सब सम्मान में खड़े रहेंगे, फिर तिरंगा फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान यानी जन गण मन होगा। यहां तक कि आसमान से वायुसेना का हेलीकॉप्टर भी वंदे मातरम के 150 सालों का बैनर लेकर फूलों की बारिश करेगा। लेकिन इस नए फैसले पर संसद से लेकर सोशल मीडिया तक एक नई बहस छिड़ी हुई है। सरकार ने वंदे मातरम को लेकर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है और अब यह आधिकारिक तौर पर देश का कानून बन चुका है। इस नए कानून के तहत अब वंदे मातरम को भी वही कानूनी सुरक्षा और दर्जा मिल गया है जो जन गण मन यानी हमारे राष्ट्रगान को हासिल है। इसलिए अब देश के हर नागरिक को यह बिल्कुल जानना चाहिए कि कानून में क्या क्या बड़े बदलाव हो चुके हैं। मोदी सरकार का कहना है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहचान है। इसलिए इस नए कानून और नियमों के तहत कुछ बेहद अहम प्रावधान लागू कर दिए गए। पहले राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 में राष्ट्रगान को रोकने या उसका अपमान करने पर सजा का नियम था, लेकिन राष्ट्रीय गीत के लिए ऐसा कोई कानून नहीं था। अब नए संशोधन के बाद यदि कोई शख्स जानबूझकर वंदे मातरम गाए जाने में बाधा डालता है या इसका अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। यानी इसे लेकर भी बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि नियम कानून हमारे देश का क्या कह रहा है। किसी तरह का कंफ्यूजन मत पालिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वंदे मातरम याद नहीं है तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी। अपमान का मुद्दा है, अपमान किया तो जेल जाना होगा, जैसा अब तक जनगण मन में होता भी था। गृह मंत्रालय ने एक नया प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। उसके मुताबिक जो भी आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम हैं, उसमें वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाएंगे, पूरा वंदे मातरम। इसका कुल समय लगभग 3 मिनट 10 सेकंड तय किया गया है। अब नियम बनाया गया है कि जहां भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान एक साथ बजाएं या गाए जाएं, वहां सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और उसके बाद हमारा राष्ट्रगान जनगण मन। जैसे राष्ट्रगान के दौरान सम्मान में सावधान खड़े होना अनिवार्य है, अब वंदे मातरम के गायन के दौरान भी सभा में मौजूद सभी लोगों को इसके सम्मान में, हमारे राष्ट्रीय गीत के सम्मान में सीधे खड़े होना होगा। एक तरफ जहां सरकार इसे देश के स्वतंत्रता सेनानियों और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान मानती है, वहीं दूसरी तरफ आलोचक इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उठ रहे सवाल भी बता रहे हैं, यानी उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान शायद आपने सुना हो। उन्होंने क्या कहा जानते हैं? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस फैसले की प्रैक्टिकल दिक्कतों पर सीधा सवाल उठाया है, मतलब व्यवहारिकता पर वो सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का दिल से सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि देश का रहने वाला कोई भी नागरिक हो, इस देश का कोई भी बाशिंदा हो, वो हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का तो सम्मान करता ही है।
शशि थरूर ने कहा लेकिन हमारा राष्ट्रगान जनगण मन गाने में लगते हैं कितने 52 सेकंड, जबकि पूरा वंदे मातरम गाने में 3 मिनट 10 सेकंड का वक्त लगता है। अब नए नियम के मुताबिक हर सरकारी फंक्शन की शुरुआत और अंत दोनों वक्त इसे पूरा गाना होगा। शशि थरूर का कहना है कि तमिलनाडु जैसे राज्य का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पहले से 2 मिनट का एक राज्य गीत भी होता है। अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के प्रावधान है कि भाई अगर कोई सरकारी कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो आप राज्य गीत भी गाएं। तो अब किसी भी कार्यक्रम के शुरू होने और खत्म होने पर लोगों को लगातार 6-6 मिनट यानी कुल 12 मिनट तक तो सावधान मुद्रा में ही खड़े रहना पड़ेगा, ये शशि थरूर कह रहे हैं। शशि थरूर ने चेताया है कि इंसान की भी एक सीमा होती है, इतनी देर तक बिना हिले डुले खड़े रहने की मजबूरी से कानून का मकसद ही उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि देशभक्ति और सम्मान दिल से आता है, नियम कायदे थोपने से नहीं। ये कहकर शशि थरूर ने इस नए कानून की व्यवहारिकता पर, इसकी प्रैक्टिकलिटी पर सवाल उठाए। अब सवाल यह है कि क्या देशभक्ति के लिए 12 मिनट खड़े रहना वाकई एक व्यवहारिक फैसला है या सिर्फ नियम थोपना? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन अभी बात यहां पर खत्म नहीं हुई है। वंदे मातरम को लेकर जो विवाद है वो तो बड़ा पुराना है। क्या आप जानते हैं कि जिस गीत ने देश की आजादी की नींव रखी, उसी को लेकर हमारी संविधान सभा में घंटों लंबी और तीखी बहसें हुई थी। आज वो दिलचस्प कहानी भी इसी बहाने में आपको सुनाता हूं। बहुत दिलचस्प कहानी है और ये आपको पता भी होनी चाहिए। बात शुरू होती है साल 1875 से, जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह गीत लिखा। बाद में उन्होंने इसे अपने मशहूर उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। 1896 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था। वहां पर पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाकर सुनाया। सोचिए क्या मंजर रहा होगा। देखते ही देखते वंदे मातरम अंग्रेजों के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा नारा बन गया। अब यह जान लीजिए कि विवाद और आपत्तियां क्यों शुरू हुई। जैसे जैसे यह गीत लोकप्रिय हुआ, इसे लेकर कुछ विवाद भी खड़े होने लगे। मुख्य आपत्ति गीत के आखिरी हिस्से में आने वाले धार्मिक संदर्भों और देवी देवताओं के चित्रण को लेकर थी। मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं का मानना था कि एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन में ऐसा गीत नहीं होना चाहिए जो किसी खास धार्मिक प्रतीक से जुड़ा हो। इस विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बहुत गहराई से विचार किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को खुद खत लिखकर सलाह दी कि वंदे मातरम की शुरुआती पंक्तियां पूरी तरह से मातृभूमि की सुंदरता और उसकी वंदना को समर्पित हैं। इसमें कहीं कोई धार्मिक विवाद नहीं है, लेकिन बाद के चरणों में जो धार्मिक प्रतीक हैं वो हर किसी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी टैगोर की बात से सहमति जताई। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई सबको साथ लेकर लड़ी जानी चाहिए, इसलिए ऐसा कोई कदम हमें नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी वर्ग में अलगाव की भावना पैदा हो। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। यह तय हुआ कि किसी भी राष्ट्रीय मंच से केवल वंदे मातरम की शुरुआती 4 पंक्तियां ही गाई जाएंगी। 4 पंक्तियां, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। अब वंदे मातरम की ये शुरुआती पंक्तियां सिर्फ भारत की नदियां, हवाएं, फसलें और हमारी मिट्टी की खूबसूरती को बयां करती हैं। इस फॉर्मूले ने उस वक्त के एक बड़े विवाद को शांत कर दिया। अब आते हैं उस मोड़ पर जब देश का संविधान लिखा जा रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, वो देश की अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को लेकर बेहद सतर्क थे। संविधान सभा में इस बात पर लंबी चर्चा हुई कि जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया जाए या वंदे मातरम को। यह सवाल था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के आखिरी दिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगण मन देश का राष्ट्रगान यानी हमारा नेशनल एंथम होगा। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग का दर्जा मिलेगा। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर ही सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि आजादी के आंदोलन में इसका ऐतिहासिक योगदान बहुत अतुलनीय रहा है। इससे तो कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हाल ही में मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने संसद में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम पारित कर इसे कानून बना दिया है। अब वंदे मातरम को भी वही कानूनी दर्जा और सुरक्षा हासिल हो गई है जो अब तक राष्ट्रगान यानी जनगण मन को प्राप्त थी।
इतना ही नहीं, सरकारी दिशा निर्देशों के तहत अब इस गीत के सभी 6 के 6 स्टैंजास को गाने और इसके पूरे सम्मान के प्रोटोकॉल भी तय किए गए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि पूरे गीत में ऐसा क्या है जिस पर आज भी बहस छिड़ जाती है, और इस नए कानून में क्या कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, वंदे मातरम केवल 4 लाइनों का गीत नहीं है, इसमें कुल 6 छंद हैं। 1937 में केवल पहली कुछ पंक्तियों को अपनाया गया था, क्योंकि बाद के छंदों में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अलग अलग राय रही। इसका जिक्र मैंने पहले किया, लेकिन वो ऑब्जेक्शंस क्या थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता भी देता हूं। दुर्गा, मां दुर्गा और लक्ष्मी जी से तुलना। गीत के तीसरे और चौथे छंद में मातृभूमि यानी भारत माता की तुलना सीधे तौर पर हिंदू देवी देवताओं जैसे मां दुर्गा, लक्ष्मी और वाणी यानी सरस्वती जी से की गई। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी जैसी पंक्तियां इसमें आती हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं और विद्वानों का तर्क रहता है कि इस्लाम में ईश्वर यानी अल्लाह के अलावा किसी भी रूप में या मूर्ति की वंदना, इबादत करना मना है। अब आनंद मठ का जो ऐतिहासिक संदर्भ है वो भी आपको बताते चलें। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है, जैसा मैंने आपको बताया, और उपन्यास की पृष्ठभूमि 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी, जिसमें तत्कालीन शासकों के साथ संघर्ष को दिखाया गया था। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संवेदनशील मानते हैं। अब एक मुद्दा और है अनिवार्यता बनाम आस्था का। विपक्ष और कई क्षेत्रीय दलों का कहना है कि किसी भी धार्मिक संदर्भ वाले गीत को हर नागरिक के लिए अनिवार्य करना उनकी व्यक्तिगत आस्था और संवैधानिक स्वतंत्रता पर असर डालता है। आजादी के 75 से ज्यादा सालों बाद भी यह गीत भारत के इतिहास, कानून और राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। वंदे मातरम को लेकर सरकार का जो फैसला है और इस पर उठते जो सवाल हैं, और इस गीत के साथ हमारे राष्ट्रीय गीत के साथ, वैसे एक सवाल यहां पर जहन में यह भी आता है कि अगर कोई गीत हमारा राष्ट्रीय गीत है तो उस पर क्या विवाद हो सकता है, लेकिन विवाद और आपत्तियां तो लगातार इस गीत से जुड़ी रही हैं। तो इन सब को लेकर, सरकार के फैसले को लेकर, नए कानून को लेकर, वंदे मातरम से जुड़े विवाद को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देश में नया कानून बन गया है, देश में एक नई परंपरा लागू होने जा रही है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से, लाल किले की प्राचीर से। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको पूरी डिटेल नेशनल सॉन्ग से जुड़ी, इस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़ी, सरकार के फैसलों से जुड़ी और नए कानून में क्या बदला है, इससे जुड़ी आपके सामने रख दी जाए। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि इन सारे मुद्दों को लेकर आपकी अपनी राय क्या है। फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा और पूरी डिटेल्स TV9 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।